when I was a young person, maybe about I think 15 years old or so. तो उस ज़माने के अंदर VCR नहीं हुआ करते थे और ज़ाहिर बात है इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, तो जब हमने फ़िल्म देखनी होती थी तो हम सिनेमा जाया करते थे. सो माई फादर टुक मी टू द सिनेमा. मैं बड़ा खुश अबू के साथ सिनेमा जा रहा हूँ. आई थिंक आई वॉज इवन यंगर देन 15. आई वॉज क्वाइट यंग. और हमने सिनेमा में बैठ के ये वाली मूवी देखी, रैम्बो फर्स्ट ब्लड. और मेरे लिए बड़ी नई किस्म की फ़िल्म थी. मैंने इस तरह की फ़िल्म नहीं देखी थी. मैं टॉम एंड जेरी टाइप कार्टून्स देखा करता था और मुझे बड़ी अजीबो-गरीब सी भी लगी और बड़ी थ्रिलिंग सी लगी, क्योंकि बड़ी ऐसी उसमें वायलेंस थी जो मैंने कभी सिनेमा में पहले देखी नहीं थी, मूवी में नहीं देखी थी. हालांकि वैसे टॉम एंड जेरी कार्टून्स आर इवन मोर वायलेंट देन रैम्बो, मगर वी लीव दैट फॉर द मोमेंट. तो जब मैंने मूवी देखी, उसमें जॉन रैम्बो शर्टलेस फिर रहा है और उसके बड़े बड़े डोले और मसल, और वो पता नहीं पूरी फौज जो है उसको तबाह बर्बाद कर देता है और ये और वो, और इट वाज क्वाइट लाइक समथिंग दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर. आप तो जब मूवी ख़त्म हुई, पूरा सिनेमा पैक्ड था, भरा हुआ था. उस ज़माने में सब सिनेमा जाया करते थे, सारे सिनेमास पैक्ड थे. आई थिंक इट वाज आइदर रीगल वाला था या ये जो अल-फला सिनेमा है वो था ऑन द माल रोड, वन ऑफ द बिग सिनेमाज ऑन द माल रोड. तो भरा पड़ा था. तो मूवी ख़त्म हुई, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है. वी स्टूड अप एंड वी वर वॉकिंग आउट एंड माय फादर इज़ अहेड ऑफ मी. I remember very well. I can remember that I was only up to his waist. You remember these sort of things. And I said to my dad कि बा कैसी लगी आपको फिल्म? I call him बा. तो without really necessarily turning around, he said बकवास. And I was totally shocked. I was like, yeah, ये तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी थी मूवी, अब्बे को अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों. तो थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, बा क्यों नहीं अच्छी लगी, क्यों? तो he in a very angry voice said कि it's total US propaganda. They won the war. मैं कहा who won the war? मैंने समझ नहीं आई. मैं कहा who won the war? मुझे तो नहीं पता था, ज़ाहिर बात है. It's like the Vietnamese. तो मुझे उस वक्त पता चला कि ये तो कोई रियल लाइफ इवेंट के बारे में फिल्म है, या रियल लाइफ के इन द सेंस कि भाई इट्स अबाउट अ रियल वॉर. उसमें कोई बंदा तो फिक्शनल ही है, कैरेक्टर्स तो फिक्शनल है, बट इट्स अबाउट अ रियल वॉर. तो पहली दफ़ा मुझे इस बात का एहसास हुआ कि फिल्मों के अंदर प्रोपेगेंडा भी हो सकता है और होता है, और एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट किया जा रहा है. Didn't really follow up with that conversation with my father, but it left a big impression in my mind कि जो चीज़ें आप स्क्रीन पे देखते हैं, आप सिनेमा में देखते हैं, आप कहीं पे भी देखते हैं, they are not without their biases, and you have to know your history in order to know those biases. Otherwise बिल्कुल ही उलट कहानी आपको पता चल जाए और आपको पता ही ना हो कि उलट कहानी है. अब रैम्बो जो है यहाँ पे इस खूबसूरत सी वियतनामीज़ खातून को जो है सेव कर रहा है या बचा रहा है. यहाँ पे देखें वो अफ़गानिस्तान के अंदर घोड़ा सवार फिर रहा है उमर शरीफ के साथ, जो बड़ा ग्रेट एक्टर अपने ज़माने का भी होता था, एंड सो ऑन. सो यू गेट दिस इम्प्रेशन फ्रॉम दीज मूवीज़ दैट यू आर नॉट अवेयर आर एक्चुअली अबाउट अ रियल पॉलिटिकल इवेंट. और इस तरह की एक फिल्म तो नहीं, बहुत सारी फिल्में. मिसाल तौर पे अनदर वेरी फेमस फिल्म जो ग्रोइंग अप हमारी बड़ी फेवरेट होती थी वाज रॉकी. और रॉकी में आप देख सकते हैं कि ही इज़ फाइटिंग दिस गाय कॉल्ड ड्रागो, एंड ड्रागो इज़ वेयरिंग रेड ट्रंक्स विद हैमर एंड सिकल ऑन इट. ही इज़ फ्रॉम द सोवियत यूनियन, एंड ऑफ कोर्स द लैंड ऑफ फ्रीडम में अमेरिकन झंडा उसने अपनी चड्डी पे पहना हुआ है. वो अलग बात है कि चड्डी पे झंडा पहनना जो है वो कोई मुनासिब बात नहीं, मगर वो उसको छोड़ते हुए लीविंग दैट साइड. ठीक है, इन दोनों की भी लड़ाई होती है. और इस मूवी को अगर आपने कभी देखा है, अगरचे ये रशियन है नहीं, ही इज़ अ स्वीडिश एक्टर, मगर बहरहाल अगर आपने ये मूवी देखी तो उसके अंदर इज़ लाइक अ रोबोट. ही इज़ लाइक उसको कोल्ड एंड कम्प्लीटली, उसको कोई किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं. ही हैज़ नो इमोशंस. ही इज़ लाइक अ मशीन, अ किलिंग मशीन इन द रिंग एक्सेट्रा. तो ये तो उस वक्त तक मेरे लिए बड़ा ऑब्वियस हो गया था कि ये तो इट्स वेरी प्रो US सॉर्ट ऑफ मूवी. फिर इस तरह की आजकल भी बड़ी सारी फिल्में बनती हैं मज़ेदार किस्म की. मिसाल तौर पे आपने पता नहीं ये सीरियल देखा है कि नहीं, द अमेरिकन्स, जिसमें ये कपल होता है दैट लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट देर एक्चुअली स्लीपर एजेंट्स ऑफ द KGB, एंड दे हैव बीन मूव्ड इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और जब वो कहेंगे तो फिर ये एक्टिवेट होंगे. उनके बच्चों को भी नहीं पता होता कि ये असल में स्पाइज हैं. ये तो हो गई पॉपुलर कल्चर की बात. मगर एकेडमिक वर्क्स के अंदर भी ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट देयर आर मेनी बुक्स written by very important academics that are very strongly against the Soviet Union. Robert Conquest ki The Great Terror is considered to be one of the big works.
इसी तरह Richard Pipes की Russia under the Bolshevik regime is another very important work. Anne Applebaum की किताब The Gulag, A History is very important. And of course John Lewis Gaddis जिसकी किताब हम पढ़ भी रहे हैं, इस कोर्स में भी हमने many readings आपको दी हुई हैं from this book. These are all works that are mainly taken from a point of view which is, you know, more or less pro the Western bloc and not necessarily so pro the other bloc. और इस सारे कुछ academic work और कुछ popular fiction की वजह से और popular culture की वजह से एक stereotype सा बन जाता है. और stereotype ये है कि Russians have a very authoritarian mindset. They have enormous capacity for endurance, but they are a people who are suffering under their own governments or under their own culture. They have an expansionist and aggressive culture. They're always trying to conquer the world, and the United States is standing for freedom and liberty. They are also fatalist and cynical. They don't have no principles or morals at all. They just want, you know, whatever they can get as quickly as possible. And they don't believe in any kind of individuality. They are collectivist. You can maybe recognize these hands. ये भी बड़ी एक अच्छी फिल्म है जिसमें Russian mafia को depict किया गया है. And now there are lots of jokes about this as well कि अगर आप Hollywood movies देखें तो उसमें जो bad guy है अगर वो Russian है तो वो बड़ा effective bad guy होता है. उसका accent वगैरह जो है ना really is kind of menacing. अगर आप किसी इंडियन को बैड गाय बनाएंगे तो nobody will believe कि ये बैड गाय है. इस पे बड़े जोक्स भी बनते हैं, राइट? किसी चाइनीज को बैड गाय बनाएंगे तो nobody believes कि यार they can be an effect. They're not menacing enough. Accent is not menacing enough. So the reason why we find that accent menacing, of course, is because Slavic people or Russians generally have been stereotyped for a long time in popular culture in the West. And so now it's very easy to make them the bad guy, and that continues to a very large extent, although there are, of course, also very good filmmakers that don't engage in that kind of stuff. The book that we are reading today, or that I've based my lecture on, Cold War Liberation, is precisely a book that helps us to understand that these kind of the stereotypical view of history is actually not how history actually occurs. तारीख जो है और सियासत जो है इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. और ये बच्चों वाली कहानी हमें बचपन में बड़ी अच्छी लगती थी. जिस तरह हमें पाकिस्तान में कहानी ये सुनाई जाती थी जब हम छोटे होते थे कि सब इंडियन बड़े बुरे होते हैं और मैनिपुलेटिव होते हैं और हॉरेबल किस्म के लोग होते हैं. देयर ऑल आउट टू गेट अस. वी वेंट ऑन द इंटरनेट, वी फाउंड आउट कि बड़ी वैरायटी है, बड़े डिफरेंट व्यूज़ हैं. कुछ लोग हैं जो बड़े एंटी पाकिस्तान भी हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नुक्ता नज़र नहीं भी रखते. खैर, एनीवे, this book by Dr. Natalia Talepneva tries to take a different perspective and looks at the complexity of the relationship between the Soviet Union on the one hand and the African liberation movement in Portuguese colonies on the other. Portuguese colonies, why Portuguese colonies? Why are they so interesting? Well, Portugal was one of the countries, European countries, that created the first major colonies on the African continent. It also created some of the most, how should I put it, exploitative colonies. Slave traders वगैरह इधर से आए. और फिर it was followed by civil wars and wars of liberation that were the most violent in the history of Africa. So Portuguese colonialism, for that reason, has a very decisive role in African history, and we want to understand it, and we also want to understand what is the relationship of the Soviet Union to the movements there. So she is a lecturer at the University of Strathclyde at Glasgow, and this is her work. In fact, I've sent her an email and even asked her, would you like to do a guest lecture for some of my students? Let's see what she replies. Let's start by examining the history of Portugal in Africa. आप ये बात तो जानते ही होंगे कि Portuguese was some of the earliest people to venture in what we refer to as the age of exploration to other parts of the world. For example, ये पोर्चुगल छोटू सा यहाँ पे बैठा हुआ है. इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी कश्तियाँ बनाई और देखें ये पूरे ब्राज़ील के अंदर बेसिकली पोर्चुगीज़ ने जाके सेटल किया. जिस तरह के आप जानते हैं कि इंग्लैंड के लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के अंदर, फ्रांस के लोगों ने और फिर आयरिश और कुछ जर्मैनिक लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के अंदर सेटल किया. तो इस तरह जो स्पेनिश और पोर्चुगीज़ या ये दोनों कंट्रीज़ थी, इन्होंने बेसिकली पूरा साउथ और लैटिन अमेरिका इन्होंने वहाँ पे अपनी आबादियाँ बनाई.
they settled there in huge numbers. So Brazil, you can see, is of course Portuguese speaking even today. और वहाँ पे जो अक्सर लोग रहते हैं, they are the descendants of Portuguese people, although they are mixed with many African people as well. They were the first, you can see, because of their proximity, to now begin to explore the what we would call Saharan Africa as well as Southern Africa and so on. Of course, Italy और Roman Empire, Greece का तो बड़ा पुराना ताल्लुक था North Africa के साथ. वो तो that goes all the way back for till even before Hazrat Isa alayhi salam and so on, जब Punic Wars और वो सारी history शायद आप familiar हों. तो वो तो बड़ा पुराना ताल्लुक था, मगर यहाँ इस पूरे रीजन को यूरोपियंस ने इस तरह से पहले एक्सप्लोर नहीं किया था जिस तरह से पोर्चुगीज ने एक्सप्लोर करना शुरू किया. So it began really in the 15th century with Prince Henry the Navigator, who explored the West African coast in, as you can see, the 15th century. Then they established trading posts in Mauritania, and then they reached the Cape of Good Hope, which is over here. This is called the Cape of Good Hope. This is a very choppy sea. यहाँ पे समुंदर जो है ना बड़ा सख्त है, बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं और बड़ी बड़ी लहरें होती हैं और यहाँ से कुछ किश्तियों का गुजरना बड़ा मुश्किल होता है. So anyway, they managed to go around it finally, and then you have the famous Vasco da Gama, who sailed around the African coast and then began to sail all the way up. So आप देख सकते हैं कि Portuguese influence यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे आता है, फिर देखें ईस्टर्न सदर्न अफ्रीका के अंदर, फिर अप द कोस्ट आता है, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अरेबियन एरियाज़ के अंदर, पर्शियन एरियाज़ के अंदर शुरू होता है और वहाँ से फिर इंडिया के कोस्ट पे शुरू होता है. और यहाँ पे ऑफ कोर्स गोवा का आपने नाम सुना होगा, जो बड़ा फेवरेट रिजॉर्ट है जिस पे फिल्में भी बन चुकी हैं. तो वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई और फिर घूमते घुमाते इंडोनेशिया तक वो गए और वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनाई. तो उस ज़माने के अंदर जो पोर्चुगीज़ कॉलोनियल एंटरप्राइज थी वो एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज थी. दे हैड द लीड. अभी इंग्लैंड जो है वो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी, अभी फ्रांस की भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी, पोर्चुगल की गाड़ी स्टार्ट थी, स्पेन की भी गाड़ी स्टार्ट थी. उन्होंने कॉलोनाइज करना शुरू किया. The first colony that they made was over here in the Arguin Island, which is just off the coast of Mauritania, and this was in 1445, जहाँ पे उन्होंने ये एक फोर्ट बनाई है. देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, मॉरिटेनिया है, आप देख सकते हैं. इसके कोस्ट पे इन्होंने यहाँ पे वो बनाई और ये एक ऐसी फोर्ट थी जहाँ पे गोल्ड और स्लेव्स और दूसरी कमोडिटीज़ यहाँ से आया जाया करती थी. दिलचस्प बात ये है कि आई हैव बिन टू सेनेगल ओवर हियर एंड आई हैव बिन टू द गोरी आइलैंड. ठीक है, ये वो वाली गोरी नहीं है जो फिल्मों में होती है. इट्स कॉल्ड द गोरी आइलैंड, जहाँ पे फ्रांस ने इनफैक्ट एक स्लेव पोर्ट बनाया हुआ था और मैं वहाँ पे गया हूँ. मैं आपको वीडियो भी भेजूँगा, फेसबुक पे पड़ा है. और मैंने वो एक्सप्लोर किया कि ये जो फोर्ट्रेसेस थी जहाँ से स्लेविंग की जाती थी, ये किस किस्म की फोर्ट्रेसेस थी. और कसम से मैंने उसके बाद अपने कानों को हाथ लगा लिया कि अल्लाह ताला मुझे इंसानों से बचा के रखी, जानवरों में बेशक रख ली मुझे, क्योंकि जानवर भी ऐसा सलूक नहीं करते दूसरे जानवरों के साथ जैसा इंसान सलूक करते हैं दूसरे इंसानों के साथ. वहाँ पे मैंने ये देखा कि उन्होंने कमरे बनाए हुए थे. एक कमरा वो उन लोगों का था जो कि हेल्दी थे, उनको कश्तियों में डाल के वो भेज देते थे. एक कमरा वो लोगों का था जो अनहेल्दी थे, वो कहते थे इनको पहले खाएंगे पिलाएंगे मोटा करेंगे, जैसे बकरे को मोटा नहीं करते आप ज़िबा करने से पहले, इनको खाएंगे पिलाएंगे मोटा करेंगे फिर इनको भेजेंगे. और एक तीसरा कमरा था जिसकी छत सिर्फ इतनी सी थी, लिटरली. मैं भी उसके अंदर गया कमरे के अंदर और बड़ा नैरो सा कमरा था और मैंने पूछा कि ये क्या अजीबो गरीब किस्म की, कोई स्टोर है? उन्होंने कहा नहीं जी ये स्टोर नहीं है, ये एक ऐसा कमरा है कि जो बंदा आंखें दिखाता था, रिबेल करने की कोशिश करता था, वो इसको इसके अंदर तुन देते थे. इधर ही वो खाना खाता था, इधर ही वो पेशाब करता था, इधर ही वो पॉटी करता था, इधर ही वो रहता था और वो कभी भी पूरी तरह खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि छत इतनी नीचे थी कि ही हैड टू बेंड डाउन. और आप अंदाज़ा करें 2 हफ्ते अगर आप ऐसी कंडीशन में रहेंगे, उसके बाद आप हाथ जोड़ लेंगे और आप कहेंगे कि माई बाप जिधर कहोगे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इस कमरे से निकाल दो. एनीवे ये हालात थे और बहुत सारे लोगों को तो ऑब्वियसली वो कत्ल भी कर देते थे, कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती थी. दूसरी कॉलोनी उन्होंने यहाँ बनाई साओ टोमे और प्रिंसिपे में, और आप देख सकते हैं ये भी एक आइलैंड था. आइलैंड्स पे ये क्यों बनाया करते थे? उसकी वजह ये थी कि अफ्रीकन जो हैं वो उनके पास अच्छी कश्तियाँ नहीं होती थी. अफ्रीकन्स नेवर बॉदर्ड कि भी हम बड़ी बड़ी कश्तियाँ बनाएं और अटलांटिक ओशन में कूद पड़ें. उनके पास जो कश्तियाँ होती थी कश्तियाँ उनके पास भी, मगर वो रिवर के लिए होती थी. समुंदर की बड़ी बड़ी लहरों के लिए वो कश्तियाँ नहीं बनी, छोटी कश्तियाँ थी और उससे वो फिशिंग वगैरह करते थे, अपने लेक्स वगैरह में जाया करते थे.
मगर सी फेयरिंग कश्तियां उन्होंने नहीं बनाई थी। तो जब वो आइलैंड पे अपनी फोर्ट्रेस बनाते थे, उनको ये पता था कि ये अटैक नहीं हो सकती। अगर कश्तियों में चंद लोग आएंगे भी तो छोटी छोटी कश्तियां होंगी, हम अपनी तोपें लगा के इनको उड़ा देंगे। बाय द वे वो मैंने तोपें भी देखी हुई हैं जो फ्रांस ने वहाँ गोरी आइलैंड पे लगाई। ह्यूज गन, जितना बड़ा ये कमरा है ना, उतनी बड़ा उसका वो जगह थी जहाँ पे वो बंदा बैठ के लोड करता था चीज़ें, और फिर उसकी नाली जो थी वो दरख्त तक जाती थी, वो जो सामने दरख्त नज़र आ रहा है, और वो पूरी ह्यूज किस्म की चीज़ पे थी और यूं यूं करके स्विंग करके चलती थी, और वो जिस तरफ चल जाती थी उसने उस कश्ती को डुबाई देना था। सो दिस वाज द सेकंड कॉलोनी। फिर तीसरी कॉलोनी इन्होंने यहाँ बनाई जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ गाना, एल्मीना, और ये 1482 के अंदर कायम हुई, और ये भी बड़ी की कॉलोनी थी फॉर द अटलांटिक स्लेव ट्रेड। पोर्चुगीज और यूरोपियंस ये करते थे कि यहाँ पे लोगों से रब्ता करते थे, अफ्रीकन से, और उनको ये कहते थे, जो ट्राइबल वगैरह अफ्रीकन्स थे उनसे ये कहते थे कि अपने लोगों को पकड़ के लाओ, और जितने लोग पकड़ के लाओगे उसके हिसाब से फिर हम आपको गोल्ड देंगे, पैसे देंगे, आपको गन्स देंगे, आर्म्स देंगे। और गन्स और आर्म्स बड़ी की रोल प्ले करते थे, क्योंकि उनके पास फायर आर्म्स थे, अफ्रीकन्स के पास फायर आर्म्स नहीं थे। तो जिस ट्राइब के पास फायर आर्म्स आ जाते थे वो ट्राइब फिर अपने दुश्मनों को मलिया मेट कर देती थी। तो अफ्रीका की रूलिंग क्लास भी वही लोग बनते चले गए जिनके पास गन्स थी, और गन्स उनको यूरोपियंस ने दी थी, और यूरोपियंस ने गन्स उनको तब दी थी जब वो स्लेवर्स बने। उन्होंने अपने लोगों को यूरोपियंस को बेचना शुरू किया। हियर्स अनदर प्लेस। फिर मजीद उन्होंने लुआंडा, जो कि अंगोला के अंदर है, उसका कैपिटल है, इनफैक्ट दिस इज मॉडर्न डे अंगोला, वहां पे अपनी फोर्ट बनाई। ये उनकी आपको फोर्ट भी नजर आ रही है, ठीक है। एंड दिस बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज टू ट्रेड इन स्लेव्स, बिकेम परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी। यहां से उन्होंने मिलियंस ऑफ स्लेव्स जो हैं ब्राजील वगैरह पहुंचाए। फिर मजीद आगे आप देख सकते हैं, दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स ऑफ द कोस्ट ऑफ मोज़म्बिक। ये मोज़म्बिक आपको नजर आ रहा है, दिस इज द आइलैंड ऑफ मोज़म्बिक, जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ मोज़म्बिक। और यहाँ पे भी उन्होंने ये किला बनाया, आप देख सकते हैं, ये फोर्ट उन्होंने बनाई, अगेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम 3 sides at least, if not all 4 sides. And this also became a stronghold for them, जिसके जरिए फिर ये इंडिया के साथ ट्रेड किया करते थे, अपनी ट्रेड रूट्स को यहाँ से सिक्योर करते थे, इस फोर्ट से सिक्योर करते थे। कितने गुलाम इन्होंने अफ्रीका से उठाए? जब पोर्चुगीज अलोन टुक 5 to 6 million African slaves and transported them to Brazil. Total slaves जो अफ्रीका से उठाए गए थे by all European powers was at least 13 million people. Back in that day, जब 1 million बंदा भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती थी, और ये वो लोग होते थे जो कि अफ्रीका के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्कर्स थे। बुढ़ों को नहीं लेके जाते थे, कहता है बुढ़ा है नू की लेके जाना है, दफा करो अनु साइड तक करो, हम यंग लोगों को लेके जाएंगे। आप जैसे लोगों को लेके जाते थे, वो आप जैसे लोगों को ख़ास तौर पे वो तलाश करते थे, हंट डाउन करते थे। ही इज़ यंग, ही इज़ एबल बॉडीड, ही इज़ अ प्रोडक्टिव वर्कर, और शी इज़ अ प्रोडक्टिव वर्कर, इसको उठा के लेके जाओ। And when the Portuguese introduced firearms, they fueled wars between African states in order to capture basically slaves. Some African elites, of course, profited from that, and some fought against the Europeans as well. Especially in Angola, Queen Zinga fought against the Portuguese and is remembered still as a great national hero amongst the Angolans. By the 17th century, Portugal जो है उसके पास शुरू में तो बहुत पैसा आया, गोल्ड भी बेतहाशा आया, सिल्वर भी बेतहाशा आया। स्पेन और पोर्चुगल वाज अवॉश विद गोल्ड एंड सिल्वर, मगर उन्होंने उस गोल्ड एंड सिल्वर के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो कि काबिल तारीफ हो। उन्होंने भी उसका इस्तेमाल उसी तरह से किया जिस तरह आजकल हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर शेख जो है अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद ली बहुत सारी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को ग्रो नहीं किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं की। तो रिजल्ट क्या हुआ कि गोल्ड और सिल्वर तो आता रहा, और उनको ये ख्याल था कि इससे हम बड़े अमीर हो जाएंगे, और कुछ वक्त तक वो अमीर थे, मगर एक्चुअली लॉन्ग टर्म के अंदर उन्होंने क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी ग्रो नहीं की, फैक्ट्रीज नहीं लगाई, इंडस्ट्री नहीं लगाई, तो रिजल्ट ये था कि पोर्चुगल बिकेम अ डिक्लाइनिंग पावर। और जैसे जैसे 1770s, 70s, 80s के अंदर इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और फ्रांस ने भी मजीद
तरक्की करनी शुरू की, तो फ्रांस एंड इंग्लैंड began to eclipse Portugal and Spain as the major European powers. So अब Portuguese, because they were a backward European power, not an advanced one, उनके पास खुद भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास खुद भी इतनी साइंटिफिक लर्निंग नहीं थी, तो वो क्या साइंटिफिक लर्निंग और टेक्नोलॉजी अपनी कॉलोनीज में इंट्रोड्यूस करते हैं. ब्रिटिश वॉज द मोस्ट एडवांस्ड इंडस्ट्रियल पावर. उन्होंने हमें कॉलोनाइज किया तो रेलवेज लगा दी, कनाल कॉलोनीज बनाई वगैरह वगैरह, इंस्टीट्यूशंस भी बिल्ड किए, HSN बना दो, ये कर दो, वो कर दो. मगर पोर्चुगल क्योंकि बजाते खुद बेसिकली एक फ्यूडल किस्म की सोसाइटी थी, तो वो इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस भी बनाने में कामयाब नहीं थी, ना नई टेक्नोलॉजी, ना उस किस्म की एडवांस्ड एजुकेशन, बल्कि इट रिलाइड मेनली ऑन एक्सट्रैक्टिव एंड इंस्लेव्ड लेबर टू मेक सुपर प्रॉफिट्स. इनको मारो पीटो, इनको बुरी से बुरी कंडीशंस में रखो, इनको गुलामी की कंडीशंस में रखो, ताकि इनसे इस तरह से हम प्रॉफिट्स बना सकें. टेक्नोलॉजी के जरिए प्रॉफिट्स बनाने के बजाय इंसानी लेबर को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके मुनाफा बनाने की टेक्निक उनके पास थी. ये बात वॉल्टर रॉडनी अपनी बड़ी खूबसूरत किताब में लिखते हैं, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका. ये पढ़ने वाली किताब है. He says that in fact Portuguese colonialism was the most brutal and exploitative in Africa. Worse than the French, worse than the British, the worst of the worst, he says, were the Portuguese. अब by the 19th century, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा था और यूरोप एक्सपैंड कर रहा था, तो किंग लियोपोल्ड ने एक मीटिंग कॉल की बर्लिन में, जिसमें एक्चुअली 14 मुल्क थे मगर मेनली 5 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. यूरोपियन पावर्स इकट्ठी हुई और उन्होंने ये कहा कि अफ्रीका की डिवीजन के लिए हम एक मीटिंग करते हैं कि हमने आपस में नहीं लड़ना, हमने अफ्रीका को एक डिवाइड कर लेना है. दिस वाज कॉल्ड द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका. और यहां पे इन्होंने एक्सेप्ट किया एक प्रिंसिपल कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव ऑक्यूपेशन. जिसके पास इफेक्टिव ऑक्यूपेशन है फिर वही उस जगह का मालिक है. दैट मेंट कि अगर आप शो कर सकते हैं, आपके पास ट्रीटीज हैं विद द लोकल लीडर्स, अगर आप वहाँ झंडा अपना गाड़ लिया आपने, और अगर आपके वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, टेरिटरी में कोई पुलिस वगैरह है, लॉ एंड ऑर्डर आप किसी ना किसी किस्म का मेंटेन कर रहे हैं, कोई आपने वहाँ फोर्ट बनाई हुई वगैरह, तो आप कह सकते हैं कि ये मेरी कॉलोनी है, यहाँ पे कोई और यूरोपियन पावर ना आए. तो इस तरह उन्होंने अफ्रीका को तकसीम कर लिया. ये देखें नक्शा 1880 का, बिफोर एंड आफ्टर तस्वीरें होती हैं ना, जब आप वर्कआउट करते हैं आप देखते हैं वो बिफोर, फिर आप कहते हैं आफ्टर, आपके मसल बन जाते हैं. तो ये बिफोर एंड आफ्टर है ऑफ यूरोपियन कलोनियलिज्म का पीरियड. ये आप बिफोर देख सकते हैं कि अफ्रीका के अंदर कितने मुख्तलिफ किस्म के किंगडम्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं. कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, कुछ छोटे मोटे स्टेट्स हैं, कुछ बड़े और मेजर स्टेट्स हैं, एंड सो ऑन. दिस इज जस्ट इन 1880. इनके साथ वेरियस किस्म की ट्रीटीज हैं यूरोपियन पावर्स की, मगर बहरहाल ये यूरोपियन नहीं है, ये अफ्रीकन है. और आफ्टर द कॉन्फ्रेंस 1913 तक आप देखते हैं कि बिल्कुल नक्शा तब्दील हो चुका होता है अफ्रीका का. आओ इस नक्शे को थोड़ी देर गौर से देखते हैं. सबसे बड़ा इसमें शेयर है यूनाइटेड किंगडम का. ये जो ऑरेंज किस्म का कलर है, दिस इज द यूके. आप देख सकते हैं कि पहले ये पूरा एरिया और फिर ये पूरा एरिया यूके के कंट्रोल में है. ऑब्वियसली वो ये चाहते थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंटिन्यूअस जोन उनके पास हो और इनका पूरा इन्फ्लुएंस हो. यहाँ पे भी है वो, यहाँ पे भी वो है, यहाँ पर भी मौजूद है. सो द बिगेस्ट शेयर बिलोंग टू इंग्लैंड, और जाहिर बात है इंडिया के अंदर भी उनकी हुकूमत थी. तो उस जमाने के अंदर बाय दिस पीरियड इंग्लैंड वाज द बिगेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड. इट वाज द बिगेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड. बड़े फख्र से वो कहते थे सन नेवर सेट्स ऑन द यूनियन जैक. पता नहीं कौन सा एक्सेंट मैंने मारा है, मगर बहरहाल यू गेट द आइडिया. सन नेवर सेट्स ऑन द यूनियन जैक का मतलब ये कि हमारे अराउंड द ग्लोब हमारी कॉलोनीज हैं, तो किसी भी वक्त पे हमारी कॉलोनी पे कहीं ना कहीं सूरज पड़ रहा होता है. दे वर द बिगेस्ट एम्पायर ऑफ दैट पीरियड. सेकंड नंबर पर जनाब फ्रांसीसी थे. अगरचे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है मगर एम्पायर उनका कायम है. ये ब्लू रंग में आप देख सकते हैं, ये सारे का सारा एरिया जो है बेसिकली ये फ्रेंच कंट्रोल में, और ये भी मदागास्कर भी, ये सब फ्रेंच कंट्रोल में. ये बन गई फ्रैंकोफाइल कंट्रीज. ठीक है, ये फ्रैंकोफोन कंट्रीज बन गई, यानी कि ये फ्रेंच ज़बान यहाँ पे बोली जाती है. अगर आज भी आप इस एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि रूरल एरियाज में तो वो अपनी ज़बानें बोलते हैं, इंक्लूडिंग अरबिक एंड सो ऑन, मगर अपर क्लास और लम्स टाइप इंस्टीट्यूशंस में वो अंग्रेजी नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच. ठीक है. फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं जो ग्रीन है, दिस इज पोर्चुगल. सबसे बड़ी कॉलोनी उनकी अंगोला, मोज़म्बिक, गिनी बिसाओ एंड सो ऑन, केप वर्ड.
वर्डी, ये उनकी कॉलोनीज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है स्पेन, जनाब अली स्पेन कैन नॉट बी अनडन ईदर। फिर इटली, हियर इन लिबिया एक्सेट्रा। फिर उसके बाद जर्मन एम्पायर, ये नमीबिया अंडर जर्मन कंट्रोल, दिस इज अंडर जर्मन कंट्रोल, दिस इज अंडर जर्मन कंट्रोल। फिर उसके बाद बेल्जियम, ये देखो ये सारा कॉन्गो उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है, एंड द रेस्ट देन इथोपिया वगैरह जो है, Ethiopia of course being not a colony at this time, but obviously European powers wanted to take it over as a colony. So this is the sad fate of Africa in this period. आप खुश ना हो ज़्यादा, क्योंकि आपका भी बेसिकली यही हाल था इस पीरियड के अंदर, और हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है वो भी बेसिकली यूरोपियंस ने ही, गोरों ने, या आप कह लें इंग्लिश लोगों ने डिटर्मिन किया, जिस तरह के यहाँ पे भी हो रहा था. वी वेंट थ्रू अ सिमिलर हिस्ट्री. अब क्या हुआ कि इसके खिलाफ एक बगावत शुरू हुई, और ये शुरू होती है विद दिस पर्सन ओवर हियर, अ स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ट गाय नेम्ड मार्कस गार्वी. मार्कस गार्वी और W.E.B. डुबोए दो लोग थे जिन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया. ये मार्कस गार्वी was not in Africa, he was in the Caribbean actually, and he began to talk about the fact, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, कि Africa should be free, Africans should be free, and he began to espouse the ideas of Pan-African nationalism. The other influence on the rise of the nationalist movement in the 1920s was Western educated African elites. बहुत सारे लोग जो कि elite से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने लिस्बन में जाके या पेरिस में जाके या लंदन में जाके education हासिल की थी. They were meant to actually help the Europeans, but they decided, I'm not going to help the Europeans, I'm going to help my own people. मोहम्मद अली जिन्ना भी इसी कैटेगरी में आते हैं, मोहनदास गांधी भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी इसी कैटेगरी में आते हैं. In fact, these people who were trained and educated by the British, by the Europeans, actually ended up playing a very key role against the Europeans. इकबाल भी इसी कैटेगरी में आते हैं. So that was a very important role. The third role was African soldiers participating in World War I. African soldiers को recruit किया, वो गए यूरोप के अंदर, वो लड़े. यहाँ पे गोरा बैठा है, वहाँ पे गोरा लड़ रहा है, यहाँ पे अफ्रीकन बंदूक चला रहा है, आगे से गोली आ रही, क्या देखता है, गोरे के तो पतलून में काम खराब हो गया, इतना उसको डर लग रहा है. The myth of the white superiority was broken for these African soldiers who had seen these people in war now. और जब ये African soldiers वापस आए, they became the first people at a mass level who began to agitate for rights and even for independence. And they very quickly were joined by these Western educated African elites. And finally, अफ्रीका के अंदर जो काम कर रहे थे लोग, जो लेबर कर रहे थे, वो भी ऑर्गेनाइज होने शुरू हो गए into a labor movement that also became very, very important for the nationalist movement. आए थोड़ा सा आपको मार्कस गार्वी के बारे में बताता हूँ. He founded the Universal Negro Improvement Association in 1914. You might be shocked by the word Negro here, etc., but it was a common word used at that particular point in time. It was a huge organization, the largest of its kind in history. It had at least 6 million members all over the Caribbean and the United States of America and so on. And it called for the liberation of the black man or the black person from European colonial rule. And they encouraged even blacks in the continent of America कि दफा करो अमेरिका में क्या रहना, ये तो slavers की जगह, हम वापस जा रहे हैं. We're going back to Africa. So this is a big movement of going back to Africa. Of course, you can understand कि उसके खिलाफ बहुत सारे कवानीन वगैरह पास हुए, और अमेरिका में उसके खिलाफ ट्रायल हुआ, और उसको मेल फ्रॉड के अंदर कन्विक्ट भी कर दिया. और आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ जो बड़ा ही दिलचस्प है कि वो कन्विक्शन उसके खिलाफ was not overturned till very, very recently. मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको ये वीडियो. So now you understand that amongst African Americans as well as among Africans, it wasn't the writings of Karl Marx that inspired them to rise up. It was really the speeches and writings of Marcus Garvey first and foremost. ये उसका झंडा था
UNIA जो उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, आप देख सकते हैं इसके अंदर रेड, ब्लैक और ग्रीन है। और वो ये कहता था, रेड symbolizes the blood of the martyrs, black symbolizes of course the skin of the Africans, and green represents Africa because it is so green, it's a green land. And in fact his thinking was so influential कि ये जो उसने झंडा बनाया, it became the basis of African colors today. आज आप देख सकते हैं गाना का झंडा देखें, आप केन्या का देखें, मलावी का देखें, अंगोला, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका का झंडा आप देखें तो आपको यही कलर्स मोर और लेस नजर आते हैं with the addition of yellow. और इनफैक्ट जब भी आप रेगे म्यूजिक, अफ्रीकन, ये वो चीज़ें देखते हैं तो आपको अक्सर ये 3-4 कलर्स नजर आते हैं। तो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स बिकॉज ऑफ मार्कस गार्वी कि उसने पूरा जो थिंकिंग थी एस्थेटिक अफ्रीकन लिबरेशन मूवमेंट की उसने डिटरमिन की।